तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टारगेट सेमेस्टर में। आज हम पढ़ने वाले हैं कंपनी लॉ फर्स्ट के फीचर्स का एक्सप्लेनेशन। पिछले 2 लेक्चर्स में आपको बताया गया था कि कंपनी लॉ फर्स्ट में कौन कौन से फीचर्स होती हैं कंपनीज की, जिसमें हम लोग 10 फीचर्स ऑलरेडी देख चुके हैं। 11वां फीचर आज हम देखने वाले हैं। कल ही के लेक्चर में हो गया होता, लेकिन कल थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया था, लाइट चली गई थी, इसलिए नहीं हो पाया। लेकिन आज हम कंपनी लॉ का ये लास्ट फीचर का एक्सप्लेनेशन देखेंगे और इसके साथ साथ हम देखेंगे कंपनी एज अ सिटीजन, क्या कंपनी को एज अ सिटीजन का रिकॉग्निशन मिलता है, और यदि नहीं मिलता है तो उसके पीछे कौन कौन से फैक्टर्स हैं, कौन कौन से कारण हैं। ये सारी चीजें हम आज देखने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं वाइंडिंग अप। वाइंडिंग अप का मतलब होता है क्लोजर, बंद करना। कंपनी को बंद करने का जो प्रोसीजर होता है उसको हम कहते हैं वाइंडिंग अप प्रोसीजर। जैसे कंपनी, हमने बात की थी, आपको बताया था कि एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन होता है। जैसे हमारी जिंदगी होती है कि हम 60 साल, 70 साल, 80 साल के बाद मर जाते हैं, ऐसी जिंदगी कंपनी की नहीं होती है। कंपनी तब तक चलती है जब तक कंपनी को या तो वॉलेंट्री या तो कंपल्सरी बंद नहीं किया जाता है। यानी कंपनी को वाइंड अप करने के 2 मोड्स हैं, वॉलेंट्री वाइंड अप एंड कंपल्सरी वाइंड अप। वॉलेंट्री यानी स्वैच्छिक रूप से, यानी आप खुद स्वेच्छा से अपनी कंपनी को बंद कर सकते हैं। कंपल्सरी यानी अनिवार्यता हो सकता है सरकार आपकी कंपनी को बंद करने के लिए आपको एक नोटिस जारी करे और आपसे कहे कि आप अपनी कंपनी को बंद कर दीजिए, आपकी कंपनी में कुछ लोचा हो रहा है। तो ये तो था एक्सप्लेनेशन, हिंदी में हमने देख लिया। अब इसको इंग्लिश में देखते हैं। कंपनी इज एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। कंपनी एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन होती है, और चूंकि एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है तो इसकी मौत इंसान की मौत की तरह नहीं होती है। इज एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, दैट्स व्हाई कंपनी डज नॉट डाई लाइक अ नेचुरल पर्सन। इसलिए कंपनी की मौत एक प्राकृतिक मानव की तरह नहीं होती है। दैट्स व्हाई ए कंपनी डज नॉट डाई लाइक a natural person। कंपनी लॉ के द्वारा क्रिएट की जाती है और कंपनी को बंद भी, डिस्ट्रॉय भी लॉ ही कर सकता है। तो अगली लाइन हम लिख सकते हैं, अ कंपनी इज क्रिएटेड बाय लॉ। अ कंपनी इज क्रिएटेड बाय लॉ। कंपनी की उत्पत्ति कानून करता है, इसीलिए इसका सफाया भी कानून ही कर सकता है। इट्स क्रिएटेड बाय लॉ एंड इट में पुट टू एन एंड ओनली बाय लॉ। पुट टू एन एंड ओनली बाय लॉ। 2 चीजें हम समझ गए। सबसे पहले, कंपनी एक प्राकृतिक इंसान नहीं है, एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन यानी एक मानव निर्मित वैधानिक व्यक्ति है। इसीलिए इसकी मौत नेचुरल इंसानों की तरह, प्राकृतिक मानवों की तरह नहीं होती है। इसकी मौत तब होती है जब कंपनी लीगली बंद की जाती है, यानी कंपनी को मारने के लिए, कंपनी को खत्म करने के लिए कानून का सहारा लेना पड़ता है। और जिस प्रोसेस से हो कि आपको गुजरना पड़ता है कंपनी को बंद करने के लिए, उसको हम कहते हैं वाइंडिंग अप प्रोसीजर। वाइंडिंग अप प्रोसीजर। A company is closed. A company may be closed by following winding up procedure given in the Companies Act. Companies Act 2013 में ये बताया गया है कि कंपनी को बंद करने के लिए कौन कौन से प्रोसीजर से हो कि आपको गुजरना पड़ता है, और उस प्रोसीजर को कहा जाता है वाइंडिंग अप प्रोसीजर। दूसरी चीज, कंपनी को बंद करने के लिए 2 मोड्स होते हैं। हम लिख सकते हैं, देयर आर 2 मोड्स ऑफ वाइंडिंग अप, यानी 2 मोड्स होते हैं वाइंडिंग अप के लिए। सबसे पहला मोड होता है वॉलेंट्री और दूसरा मोड होता है
कंपल्सरी। इन दोनों मोड से कंपनी को बंद किया जा सकता है। ठीक है, याद रखिएगा, कंपनी के वाइंड अप के लिए दो अलग अलग मोड्स हैं। पहला है वॉलेंट्री मोड और दूसरा है कंपल्सरी मोड। वॉलेंट्री यानी स्वैच्छिक, मतलब अगर कंपनी को आप अपनी इच्छा से बंद करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मुकेश अंबानी अगर खुद ही अपनी कंपनी को बंद करना चाहते हैं तो उसको हम वॉलेंट्री वाइंडिंग अप कहेंगे। और यदि कंपनी को बंद करने के लिए सरकार कंपल्सरी नोटिस एक जारी कर रही है कि आपको कंपनी को बंद करना पड़ेगा, देन दिस इज कॉल्ड कंपल्सरी वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी। लेकिन कभी कभी कंपनियां सोचती हैं कि कंपनी को बंद करने से पहले हम कंपनी का कुछ और कर लेते हैं। मतलब कंपनी को मान लीजिए आपको बंद करना है, तो बंद करना ही इलाज नहीं है। अगर आपकी कंपनी बहुत ही खराब कंडीशन में है, बहुत ज्यादा रिस्क बढ़ गया है, लॉसेस हो रहे हैं काफी दिनों से, कंपनी में एम्प्लॉयज की सैलरी आप नहीं दे पा रहे हैं, तो उस केस में आप बंद ना करके कंपनी को मर्ज कर सकते हैं, अमालगमेट कर सकते हैं किसी दूसरी कंपनी के साथ। जैसे आपने हीरो होंडा का नाम सुना होगा। हीरो होंडा पहले एक ही कंपनी हुआ करती थी, लेकिन जब इनको लगा कि अब ये सेपरेट हो सकती हैं, अब ये डीमर्ज हो सकती हैं, तो ये अलग हो गई। लेकिन अगर भविष्य में कभी इन फ्यूचर ऐसा लगे होंडा को या हीरो को कि हमें अब साथ मिलकर काम करना चाहिए, नहीं तो हम दोनों लोग बर्बाद हो जाएंगे, हम दोनों को अपनी कंपनी बंद करनी पड़ेगी, तो उस केस में आपको मर्जर या अमालगमेशन का ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, द शेयरहोल्डर्स ऑफ द कंपनी में इग्नोर और डिनाई द वाइंडिंग अप प्रोसीजर बाय फॉलोइंग द मर्जर और अमालगमेशन। यानी मर्जर और अमालगमेशन के माध्यम से वाइंडिंग अप को रोका भी जा सकता है। ठीक है, तो दैट्स इट अबाउट द 11 फीचर्स ऑफ कंपनीज। हमने 11 कंपनी की विशेषताओं के बारे में बात किया। अब हम बात करेंगे कंपनी एज अ सिटीजन। क्या कंपनी को एज अ सिटीजन रिकॉग्निशन मिल सकता है? जस्ट अ मिनट। एक मिनट रुक जाइए। तो अगला टॉपिक है हमारा कंपनी एज अ सिटीजन। तो जैसा कि आपको बताया गया कि कंपनी एक लीगल आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है, ये तो आपको पता है। लेकिन जब भी हम पर्सन की बात करते हैं तो पर्सन का डिफिनीशन अलग अलग एक्ट्स में दिया गया है। अब आपको पता होगा कि हमारे देश में हर एक इंसान को जो हमारे देश में रहता है उसको नागरिकता दी जाती है, जो कुछ कंडीशंस को फुलफिल करता है। तो क्या यदि कोई कंपनी हमारे देश में खोली गई है तो उसको हम अपने देश का सिटीजन मान सकते हैं? तो उसके लिए देखते हैं कौन कौन से प्रोविजंस हैं। तो अगला टॉपिक है हमारा कंपनी एज अ सिटीजन। क्या कंपनी एक नागरिक हो सकती है? तो सबसे पहले लिख सकते हैं आप, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। कंपनी इज एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन लेकिन हर आर्टिफिशियल लीगल पर्सन को हम कंपनी नहीं कह सकते हैं। सॉरी, हर आर्टिफिशियल लीगल पर्सन को हम सिटीजन नहीं कह सकते हैं। सिटीजन होने के लिए सिटीजनशिप एक्ट 1955 के डिफिनीशन के अनुसार आपको उस स्कोप में आना पड़ता है, उस दायरे में आना पड़ता है। यदि आप सिटीजनशिप एक्ट 1955 के प्रोविजंस को फुलफिल करते हैं तब जाके आपको एक सिटीजन का, एक नागरिक का रिकॉग्निशन मिल सकता है। अब क्या क्या प्रोविजंस होते हैं वो भी देख लेते हैं। कंपनी, अब क्योंकि कंपनी एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है तो कंपनी के पास कुछ स्पेशल राइट्स होते हैं, जैसा कि हमने बात किया था फीचर्स में। कंपनी अपने नाम पे प्रॉपर्टी को होल्ड कर सकती है। कंपनी अपने नाम से कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकती है। कंपनी अपने नाम से प्रॉपर्टी को बेच सकती है। एंड डैश डैश डैश, मतलब कंपनी अपने नाम से बहुत कुछ कर सकती है। बट क्या कंपनी को हम एक सिटीजन के रूप में रिकॉग्नाइज कर सकते हैं? तो इसका आंसर है बिल्कुल नहीं। कैन होल्ड प्रॉपर्टी, एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, बट
a company but a company cannot be a citizen लेकिन कंपनी एक सिटीजन नहीं हो सकता है। भले ही कंपनी एक वैधानिक मानव निर्मित व्यक्ति है, भले ही कंपनी अपने नाम से प्रॉपर्टी होल्ड कर सकता है, प्रॉपर्टी बेच सकता है, प्रॉपर्टी खरीद सकता है, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकता है, लेकिन कंपनी सिटीजन नहीं हो सकता है। बिकॉज क्यों नहीं हो सकता है? बिकॉज देयर इज नो सच प्रोविजन, there is no such provision in constitution, हमारे देश के संविधान में या फिर हमारे देश के कंपनीज एक्ट में, एंड कंपनीज एक्ट there is no such provision in constitution and companies act to recognize a company as a citizen। यानी हमारे देश के संविधान के किसी भी पन्ने में ये नहीं लिखा है, किसी भी पेज में, किसी भी लाइन में नहीं लिखा है कि कंपनी को एक सिटीजन की तरह, एक नागरिक की तरह रिकॉग्नाइज किया जा सकता है। दैट्स व्हाई अ कंपनी एज अ सिटीजन, दैट्स व्हाई हम ये कह सकते हैं कि कंपनी सिटीजन नहीं हो सकता है। दूसरी चीज, हमारे देश में सिटीजनशिप को रेगुलेट करने के लिए एक स्पेशल एक्ट बनाया गया। एक्ट का नाम है द सिटीजनशिप एक्ट 1955। ये जो डिफरेंट एक्ट्स हैं वो सीएस वाले बच्चे और एलएलबी वाले बच्चे पढ़ते हैं। तो सिटीजनशिप एक्ट 1955 की भी बात करें तो उसमें भी पर्सन के डिफिनीशन में कंपनी का नाम या फिर किसी भी एसोसिएशन ऑफ पर्सन का नाम, किसी भी बॉडी ऑफ इंडिविजुअल का नाम कहीं भी मेंशन नहीं किया गया है। तो लिख सकते हैं आगे, अकॉर्डिंग टू सिटीजनशिप एक्ट 1955, अकॉर्डिंग टू सिटीजनशिप एक्ट 1955, a company is not covered, कंपनी के अलावा और भी हो सकता है, कंपनी और एसोसिएशन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। अब बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स का मतलब क्या होता है वो भी हम डिटेल में चर्चा करेंगे। और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स is not, are not considered in the definition of person। यानी पर्सन के डिफिनीशन में, जो सिटीजनशिप एक्ट 1955 में पर्सन का डिफिनीशन है, उसमें ना ही कोई कंपनी आती है, ना ही कोई एसोसिएशन ऑफ पर्सन आता है, ना ही कोई बॉडी ऑफ इंडिविजुअल आता है। इसलिए हम ये क्लियरली कह सकते हैं कि कंपनी कैन नॉट बी अ सिटीजन। लेकिन क्या अगर कंपनी कोई सिटीजन नहीं हो सकती है तो क्या कंपनी किसी देश का रेसिडेंट भी नहीं हो सकती है? क्या कंपनी को किसी देश का डोमिसाइल नहीं मिल सकता है? ऐसा नहीं है। कंपनी किसी देश की रेसिडेंट हो सकती है, कंपनी किसी देश में डोमिसाइल पा सकती है जिसको हम कहते हैं निवास, लेकिन कंपनी किसी देश की नागरिक नहीं मानी जा सकती है। और यदि कंपनी नागरिक नहीं है तो वो कभी भी नागरिक को जो फंडामेंटल राइट्स दिए जाते हैं, जो मौलिक अधिकार दिए जाते हैं, वो भी कंपनी को नहीं दिए जा सकते हैं। एक केस भी हुआ था इस संदर्भ में कि क्या कंपनी को फंडामेंटल राइट्स मिलने चाहिए, तो बिल्कुल नहीं मिलने चाहिए, क्योंकि कंपनी कैन नॉट बी ट्रीटेड एज अ सिटीजन। That's why a company cannot enjoy the fundamental rights given in the Indian Constitution for the citizens। ठीक है, तो आगे बात कर सकते हैं हम। Since a company is not a citizen, क्योंकि कंपनी एक सिटीजन नहीं है, since a company
is not a citizen, is not a citizen, is not a citizen, that's why it cannot enjoy the fundamental rights given in the Article 14 to Article 32 of Indian Constitution. Enjoy the fundamental rights फंडामेंटल राइट्स का मतलब आपको पता होगा, हमारे देश के संविधान में आर्टिकल नंबर 14 से लेकर आर्टिकल नंबर 32 तक डिफरेंट फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। जैसे आर्टिकल नंबर 14 है, आर्टिकल नंबर 15, 16, 17, 18, 19 ऐसे करके 32 तक जितने भी आर्टिकल्स हैं उसमें अलग अलग मौलिक अधिकार हमारे देश के नागरिकों को मिलता है। अब क्योंकि कंपनी एक नागरिक नहीं है तो इसीलिए वो कभी भी फंडामेंटल राइट्स को एंजॉय नहीं कर सकती है। ये क्वेश्चन बनता है एमसीक्यू में कि क्या कंपनी को फंडामेंटल राइट्स एंजॉय करने का मौका मिल सकता है? तो बिल्कुल नहीं। क्या कंपनी को सिटीजन माना जा सकता है? तो हाँ, कंपनी को सिटीजन माना जा सकता है। अगला क्वेश्चन ये बन सकता है कि क्या कंपनी किसी देश की रेसिडेंट हो सकती है? तो बिल्कुल हाँ, कंपनी किसी देश की रेसिडेंट हो सकती है। क्या कंपनी को किसी देश का डोमिसाइल मिल सकता है? तो डोमिसाइल भी मिल सकता है, लेकिन आपको याद रखना है कि कंपनी को सिटीजन के रूप में ट्रीट नहीं किया जा सकता है। इसीलिए सिटीजन से संबंधित जितने भी राइट्स, इंटरेस्ट और बेनिफिट्स होते हैं वो भी कंपनी को नहीं मिलेगा। ठीक है, सो दैट्स इट अबाउट द कंपनी एज अ सिटीजन। और एक चीज और होता है कि अगर मान लीजिए कंपनी के जो मेंबर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं, उनको तो सिटीजन के रूप में ट्रीट किया जा सकता है। जैसे मुकेश अंबानी, रिलायंस कंपनी के मालिक हैं मुकेश अंबानी, तो आपको पता होगा मुकेश अंबानी हमारे भारत देश के नागरिक हैं। तो अगर वो भारत देश के नागरिक हैं तो क्या कंपनी को भी भारत देश का नागरिक मान लिया जाए? तो ये भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि हम लोग बार बार पढ़ते आ रहे हैं कि कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। कंपनी का कानून की निगाहों में एक अलग वजूद होता है, एक अलग एग्जिस्टेंस होता है। तो कंपनी को मेंबर के एग्जिस्टेंस से कभी भी जोड़ा नहीं जा सकता है। कंपनी का एग्जिस्टेंस अलग है, मेंबर का एग्जिस्टेंस अलग है। अगर मेंबर ने शादी कर ली है तो क्या मान लिया जाएगा कि कंपनी ने शादी कर ली है? ऐसा भी प्रोविजन दिया गया है कि अगर मेंबर ने शादी कर ली है तो ऐसा नहीं माना जाएगा कि कंपनी की शादी हो गई है। ये कंपनीज एक्ट का प्रोविजन है, ये भी लिखा गया है। दो चीज आपको याद रखनी है कि अगर मेंबर के पास कोई भी राइट है, कोई भी इंटरेस्ट है, कोई भी बेनिफिट है तो वो मेंबर का है, और यदि कंपनी के पास कोई राइट है, कोई इंटरेस्ट है, कोई बेनिफिट है, कोई रिकॉग्निशन है तो वो कंपनी का है। यानी दोनों का वजूद अलग अलग है, इन दोनों को मिक्स मत करिएगा कभी भी। तो ये था कंपनी एज अ सिटीजन। दैट्स इट अबाउट दिस लेक्चर। बात करेंगे अगले लेक्चर में हम आगे की चीजों के लिए। और यदि आप चाहते हैं कि ये नोट्स आपको मिले, ये लेक्चर्स आपको मिले, कंसिस्टेंटली आपको डाउट सॉल्विंग सेशन मिले, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिले, उसके साथ साथ आपको नोट्स मिले मिड टर्म एग्जाम के लिए, तो ये सब कुछ आपको मिल सकता है मात्र 200 रुपए में। जाइए, ज्वाइन करिए सारथी को। बहुत ही लिमिटेड समय के लिए ऑफर है। ऑफर ये जो आपको 200 रुपए का मिल रहा है, ये ऑफर धीरे से कुछ दिनों के बाद ये ऑफर बढ़ा दिया जाएगा, इसका जो प्राइस है वो बढ़ा दिया जाएगा। तो अगर कोई भी बच्चा इस लेक्चर को पहली बार देख रहा है, अगर वो बच्चा 3rd सेमेस्टर या 1st सेमेस्टर का हो, तो वो जाके सारथी को ज्वाइन कर सकता है। और सारथी को ज्वाइन करने के लिए करना क्या होगा, आपको हमारे टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप को डाउनलोड करना होगा। उसके लिए भी हमने आप आसान कर दिया है। आपका लिंक जो है हमारे मोबाइल ऐप का वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो जाइए डिस्क्रिप्शन में लिंक पे क्लिक करिए और डाउनलोड करिए हमारे टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप को और बनाइए अपने सेमेस्टर की जर्नी को बेहतरीन। दैट्स इट।